हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। देखिए, आज हम सीडीपी 28 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका 28 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था। ठीक है, ये सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने कई सारे सेट सॉल्व किए, 2011 का, 12 का, ठीक है, 18 का, 19 का और 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था, क्योंकि आपका पेपर दिसंबर में है 2024 में। इसके पहले 2024 में दो पेपर हुए थे, एक बार जनवरी में हुआ था और दोबारा आपका जुलाई में हुआ था। तो हमने दोनों सेट आपको सॉल्व करवाया हुआ है। साथ में जो मैराथन क्लासेस करवाई हुई हैं वो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हमने जो जनवरी और जुलाई का सेट है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम 28 दिसंबर 2022 का देखिए। 2022 में क्योंकि पेपर आपके ऑनलाइन हुए थे, तो ऑनलाइन में जो है वो कई सारे शिफ्टी हुई थी, तो अलग अलग रोज़ पेपर होता था, तो लगभग 25 सेट हैं आपके 2022 में जो आपका पेपर हुआ था। बाकी जब ऑफलाइन होता है तो पेपर तो एक ही होता है, वो सारे पेपर हमने करवा रखे हैं। ठीक है, आज हम 28 दिसंबर 2024 का सेट सॉल्व करेंगे। सीडीपी का हमने पूरा कंप्लीट मैराथन क्लासेस की हुई है। अगर आपने थ्योरी क्लासेस कहीं से भी पढ़ी होगी और अगर हमारे चैनल से भी पढ़ी होगी, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपका कथन और तर्क से है। ठीक है, अजर्सन और रीजनिंग से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहले इसमें देखना होता है, ये क्वेश्चन आपको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखते हैं ना, तो सोचते हैं कि लॉन्ग है, इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये बहुत ईजी होता है। क्या करना होता है, केवल आपको अजर्सन पढ़ना है, उसके बाद रीज़न पढ़ना है, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि रीज़न जो है वो इस कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर कर देते हैं। देखिएगा, पहले आप कथन पढ़िएगा, क्वेश्चन को करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि 30 से 35 मिनट में जो है वो आप 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में भी आपको किसी भी सेट में 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना, और 150 मिनट ही आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए कथन पढ़िएगा। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आपने विकास के पक्ष पढ़ा होगा, 4 पक्ष, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशन। ये जो चारों पक्ष होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं ना। एक पक्ष का जो है वो सारे पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे, अगर आप देखिए शारीरिक विकास, अगर बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ तो वो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा। बिल्कुल, अगर बच्चे का देखिए, बच्चे का अगर शारीरिक रूप से उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, हो सकता है बच्चा देखिए बचपन में दूध सही से ना पाया हो, है ना, क्योंकि बच्चा बचपन में दूध ज़्यादा ही पीता है। अगर उसको देखिए, अगर उसको उसका जो है वो न्यूट्रिशन सही से नहीं हुआ है तो बाद में उसके लिए दिक्कत कर सकता है ना, ये बात तो ठीक है। तो जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो उसके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। वो उसको फिर वो सोच सही से नहीं पाएगा ना। चारों पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। हो सकता है आपकी आज तबीयत ना ठीक हो तो आप ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो जो चारों पक्ष होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो शारीरिक विकास जो है वो सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बात तो ये एकदम ठीक है, कथन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तर्क क्या है इसका। तर्क कहा गया है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो यही बात हमने बताई कि विकास के चारों पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप इमोशनली ठीक नहीं हो तो आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते हो, है ना। तो चारों पक्ष जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ए कथन भी आपका ठीक है और रीजन तर्क तर्क भी आपका ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखिए ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, इसका फर्स्ट आंसर होगा। बाकी ये इसमें कहा जा रहा है व्याख्या नहीं करता, इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है आर गलत है, तो आर गलत नहीं है, आर ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, तो भाई ए और आर दोनों सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये पेपर ऑफ ऑनलाइन हुआ था, इसलिए इस तरीके से पेपर है आपका। ठीक है, लेकिन जो आपने ऑफलाइन का करवाया हुआ है वो पेपर आपका जैसे ऑफलाइन दिसंबर में आएगा वैसे ही आएगा। लेकिन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सेट सॉल्व करिएगा। हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए विकास, दूसरा क्वेश्चन आपका विकास से पूछा गया। एक क्वेश्चन आपने विकास से किया, दूसरा क्वेश्चन भी विकास से पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है
विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? ये आपको बताना है। देखिए, विकास सिर से शुरू होता है और फिर बाकी हिस्सों में जाता है। सिर से मतलब हमने आपको बताया था, सिर से मतलब क्या होगा? शीर्षगामी सिद्धांत। ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड। कैसे? देखिए, हमने आपको बताया था विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है ना। पहले जब बच्चा छोटा होता है तब उसको देखिए, उसका पहले आप छोटा होता है तो उसको जब आप अपने हाथ में लेते हो तो उसका सिर इधर उधर जाता है ना, पहले उसके सिर पर कंट्रोल आता है, फिर जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है फिर उसके सिर पर कंट्रोल आ जाता है ना। तो पहले फिर उसके बाद जब सिर पे कंट्रोल आ जाता है तो बच्चा बैठना सीख जाता है ना, फिर बैठने के बाद चलना सीखता है। तो मतलब क्या हो रहा है? सिर से पैर की ओर जा रहा है ना। तो इसे क्या कहते हैं? शीर्षगामी कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा ही जा रहा है सिर से पैर की ओर, मतलब शीर्षगामी होगा, सेफेलोकॉर्डल होगा। और जो ये पहला आपका है ये आपका सेंटर टू पेरिफेरी होता है। ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो ये नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट इसका गलत हो जाएगा। ये आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ठीक है, बाकी ये दोनों सिद्धांत तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, आपको बताना है। देखिए, आनुवंशिक हेरिडिटी से जो निर्धारित होता है वो क्या है? हेरिडिटी से मेच्योरिटी है, पाड़ है, अनुकूलन है, सामाजिकरण है। देखिए, पाड़ ये तो आपके वाइगोत्स की बात करते हैं तो ये एक सामाजिक, अनुकूलन ये भी सामाजिक, सामाजिकरण की प्रक्रिया है और ये भी समाज में होता है। लेकिन जो मैच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता होती है, वो आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए, मैच्योरिटी क्या होती है? हेरिडिटी, ये हेरिडिटी से रिलेटेड है। परिपक्वता, देखिए एक टाइम पर जो मेच्योरिटी होती है, जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा, देखिए आपको सीटेट पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप इस लेवल पे आप इतने परिपक्व हो गए। अब ये सिलेबस हम क्लास फर्स्ट और फिफ्थ के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, उसको ये समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो ये आपका हेरिडिटी से रिलेटेड है, बाकी ये सारे आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया। जीन प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे ही जाने, ये सारे फिक्स हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, जीन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं? ये आपको बताना है। जीन प्याजे के अनुसार आपको बताना है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या बताया हुआ है? परिपक्वता, बिल्कुल ये परिपक्वता की बात करते हैं। क्यों परिपक्वता की बात करते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि देखिए फोर्थ स्टेजेस इन्होंने दिया हुआ है, 4 अवस्था दी हुई है और उसमें कहा है कि देखिए जो आपकी SPCF है ना, तो कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में ये जन्म से 2 वर्ष में बच्चे का इतना विकास होगा, क्योंकि ये स्टेजेस में बात करते हैं। तो जो स्टेजेस में बात करेगा, देखिए ये मेच्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, परिपक्वता की बात करते हैं, अनुबंधन, व्यवहार तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है तो हम व्यवहार भी टिक कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि देखिए व्यवहार, बच्चे का व्यवहार जो है, ज्ञान की रचना बच्चा खुद करता है ना, तो उसके व्यवहार में जो है वो परिवर्तन आएगा। अनुबंधन, बाकी अनुबंधन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिस इसमें कहा गया, देखिए फर्स्ट सेकंड, क्योंकि थर्ड तो होगा नहीं। सजा की बात कौन करता है? ये आपके कोहलबर्ग करते हैं। कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया हुआ है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है ना। तो ये सजा की बात जो है वो जीन प्याजे नहीं करते हैं, तो थर्ड तो आपका होगा नहीं। तो यहाँ से देखिए जिसमें थर्ड है वो आपका बाहर गया, ये भी थर्ड है, इसमें थर्ड है, ये होगा नहीं, इसमें भी थर्ड है, ये होगा नहीं, तो बचा आपका फर्स्ट में आपको देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। तो क्रिया भी आपका, बच्चे क्रिया करके सीखते हैं। सामाजिक अनुभव ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। सजा की बात आपके नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया हुआ है, उन्होंने सजा की बात की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ही उस तरह से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखिए इसमें पूछा गया जीन प्याजे, जा प्याजे लिखा हुआ, जीन प्याजे है। ठीक है, जीन प्याजे के अनुसार उस बच्चों की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब बच्चा पानी को एक बर्तन में दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ बच्चे के देखिए कंजर्वेशन नहीं आया है। कंजर्वेशन कौन सी स्टेज है? जीन प्याजे के देखिए तीसरी स्टेज है। उन्होंने, अब देखिए आपके पास सर के पास एग्जाम है, अब आपको थ्योरी क्लास पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने हमारी मैराथन क्लासेस भी देखी होंगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो एक मैराथन क्लास करोगे तो आप पूरा सिलेबस हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए संरक्षण के अंदर, इसके अंदर अभी संरक्षण का गुण नहीं है, क्योंकि बच्चा देखिए क्या कह रहा है कि जब बर्तन का आकार चेंज होता है, मतलब कोई बर्तन अगर लंबा है, हमने ये भी बताया हुआ था,
कोई बर्तन इस तरीके से है, कोई बर्तन इस तरीके से है, तो उसके अंदर अभी वो बता नहीं पाता अगर इसमें यहाँ तक पानी है तो कहेगा इसमें ज़्यादा है, और वही पानी सेम 100 ml इसमें भी है लेकिन इसमें कहेगा कम है, क्योंकि ये बर्तन लंबा है ना। तो इसके अंदर अभी कंजर्वेशन नहीं आया है। अभी बच्चा ये नहीं बता सकता कि पानी बर्फ बन सकता है और पानी जो है वो बर्फ बन सकता है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि जो है बर्फ वो पानी बन सकता है, ये तो रिवर्सिबल का केस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बच्चा बर्तन का जो कहा जा रहा है, बर्तन के आकार कम या बढ़ जाता है। जब एक पानी के बर्तन को दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो ये इसके अंदर ये कह रहा है कि आकार के अनुसार कम या बढ़ जाता है, तो बर्तन का आकार चाहे चेंज हो, लेकिन इसमें भी 100 ml पानी, इसमें भी 100 ml पानी है, तो वो कहेगा इसमें ज़्यादा है। तो इसके अंदर अभी संरक्षण का गुण नहीं आया है, तो ये मतलब अभी दूसरी स्टेज में है ना। तो इसलिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर होगा, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संरक्षण का गुण कब आएगा, तीसरी स्टेज में आएगा। कब, मूर्त में आएगा। ठीक है, कंक्रीट में आएगा। बच्चों ने वस्तु स्थायित्व, ये तो आपका पहली स्टेज है, तो वस्तु स्थायित्व इसमें आएगा नहीं। जीववादी सोच, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया में अक्षम, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, प्याजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना। देखिए प्याजे से 3 क्वेश्चन हो गए आपके, अभी आप 6 क्वेश्चन पे पहुंचे हुए हो, तो प्याजे से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तीन थ्योरी है जो आपको पढ़नी है सीटेट के लिए, वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, देखिए जीन प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। देखिए सही क्रम हमने आपको बताया था। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था आपकी पहली अवस्था स्टेज है ना। SBCF, देखिए सेंसरी मोटर, प्री कन्वेंशनल, कंक्रीट, उसके बाद फॉर्मल, ये आपका 4 स्टेज है ना। तो पहले आएगा क्या, संवेदी पेशी अवस्था आएगी। तो जब पहले संवेदी आएगी तो पहले ये ऑप्शन गया आपका और ये ऑप्शन गया, ये तो 4th स्टेज है। तो इसमें भी दिया है संवेदी और 4th में भी संवेदी दिया गया है, लेकिन इसमें पूर्व संक्रियात्मक ये स्टेज दी, ये तो आपकी 3rd हो जाएगी ना। कंक्रीट ये बाद में आएगा, पहले पूर्व संक्रियात्मक चरण आएगा, तो 4th तो आपका होगा नहीं, बचा आपका फर्स्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको चारों भी नहीं आते, देखिए आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो, अगर 2 भी आपको पता होता तो। संवेदी चालक, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद कंक्रीट आएगा, उसके बाद फॉर्मल आएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगी। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिएगा। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल तो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत में चला जाएगा। तो प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये आप 4 स्टेज है, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अब देखिए वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया, कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। देखिए नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है। ठीक है, यह सोचकर कि खाने की सेवा पकड़ी जा सकती है। क्यों रोकती है खाने से, क्योंकि सजा से बचने के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप आंसर तक जा सकते थे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास, नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है, ये आपको बताना। देखिए अवस्था पूछा था, लेवल तो पूछा नहीं था, लेवल वैसे भी यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो कोहलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी हुई है, 3 चरण और 6 अवस्था दी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन आपका एक पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कब पता होगा, जब आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी। तो पहला तो आपका होगा नहीं, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा, टिट फॉर टैट होता है। सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत, ये नहीं है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ सजा से बचने के लिए वो मिठाई नहीं खा रही है, तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये आपको बताना है। लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। अपने से ज्यादा, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी, मतलब MKO की बात कही जा रही है, मोर नॉलेजेबल अदर। ये किस में होगा, लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें MKO पढ़ा होगा, मोर नॉलेजेबल अदर। जो बच्चा होता है वो अपने से ज्यादा ज्ञानी, है ना। आप भी सीखते हो जो आपसे ज्यादा जानता हो, आप यूट्यूब से पढ़ते हो, वो आपसे ज्यादा जानता है, उससे आप सीखते हो। अपने कोई किसी भी से भी सीख रहे हो आप, क्योंकि
हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा +1 हमको पता है, इसलिए आप हमसे सीख रहे हो, है ना। तो हम आपके लिए क्या हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। तो ये वाइगोस की बात करते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह आपको बताना है। लेव वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वो किसकी बात करते हैं, हमने आपको बताया था SCL। SCL मतलब सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। ये समाज, संस्कृति और भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। तो देखेंगे समाज तो इसमें कहीं है नहीं, है ना। संस्कृति, कल्चर, ये दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक परिवेश, है ना, ये अनुकूलन, पुनर्वलन और आनुवंशिकता की बात वाइगोत्स्की आपके नहीं करते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि, देखिए बुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है मैराथन क्लास में। बताइएगा इसमें क्या हो रहा है, इसमें शरीर और वस्तुओं दोनों को, है ना, शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता। तो इसमें शरीर से रिलेटेड है, मतलब क्या जाएगा, शारीरिक गति, संवेगात्मक अवस्था। वैसे ही इसका आंसर आप कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा के भी आप आंसर कर सकते हो। शारीरिक गति जिसे आप बॉडली, है ना। तर्क, देखिए इसमें तर्क का यूज तो हो नहीं रहा है, तो ये फर्स्ट आपका होगा नहीं। अंतःवैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल, इंटर मतलब जो दूसरे की भावनाओं को समझता है, जैसे आपने मदर टेरेसा आपकी हो गई, है ना, जो दूसरे की भावनाओं को समझता है। भाषाई, जिसमें भाषा का कौशल हो, है ना, तो ये आपका होगा नहीं, बचा आपका सेकंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है, आपको बताना है। दृश्य स्थानिक, जिसको स्थान के बारे में ज्ञान हो, जैसे आपका घर है ना, तो उसको पता है कि कौन सी चीजें कहाँ बननी है, किचन कहाँ बनना है, कैसे क्या बनना है। आपका शरीर है, कोई मूर्ति बना रहा है, आपका स्केच बना रहा है ना, तो वो उसको पता होता है कि आँख कैसे बनानी है, बाल कहाँ रहेंगे, है ना। अगर वो नाक पीछे बना दिया आपके सर के पीछे, तो उसको स्थान के बारे में ज्ञान होगा। देखिए इसमें क्या होगा, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता होगी इसके अंदर, तभी तो ये स्केच बना पाएगा, है ना, आपको देख के बना पाएगा। ये चित्रों को सोचने की क्षमता इसके अंदर है, स्थानिक बुद्धि है इसके अंदर। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। सेकंड में कहा गया है लय, ताल, मीटर, तो ये आपका लय, तो ये आपका स्थानिक से रिलेटेड है नहीं, है ना, ये आपका म्यूजिकल, है ना। थर्ड में कहा गया कहानियों व कविताओं को समझने की गणना, ये भी आपका नहीं है। फोर्थ में कहा गया है प्राकृतिक, मतलब ये नेचुरल, ये आपका नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक इन्वायरमेंट का है, तो ये आपका होगा नहीं, इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको कहीं भी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश वाला जरूर देखिएगा। अगर एग्जाम में, ठीक है, अगर एग्जाम में आपको हिंदी में कोई भी क्वेश्चन गलत मिलता है तो इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना जाता है, ये हमने कई बार आपको बताया हुआ है, तो एक बार इंग्लिश का जरूर देखिएगा। ठीक है, हिंदी में कई बार जो गलत दे देते हैं वो इंग्लिश वाला ही करेक्ट मानते हैं। ठीक है, CBSE आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी क्या है कि मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा यह। ठीक है, तो एक टीचर है क्लास में, कहती है कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है ना। हमें, अगर हम ये कहते हैं कि आपको, जैसे आप लड़की हो, आपको घर में रहना, लड़का बाहर रहेगा, है ना, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़का बाहर का काम करेगा, तो ये क्या है, ये जो पहले से चीजें चली आ रही हैं वही क्या है, रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता है ना। तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर होगा। यहाँ जेंडर समता की बात तो हो नहीं रही है कि दोनों को समान बताया जा रहा है। समता क्या हो जाएगी, जैसे आपके फॉर्म भरे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां जैसे कहीं कहीं स्टेट में देखिए लड़कियों को पढ़ने के लिए कम दिया जाता है, तो इसके लिए क्या होता है कि लड़कियों के लिए देखिए फीस नहीं लगती वहाँ पे, तो वहाँ समता का यूज होता है ना, लड़कियों और लड़कों को समता के लिए लड़कियों की फीस वहाँ कहीं कहीं देखिए फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ लड़कियों की फीस नहीं होती, या लड़कियों की एज में जो है वो रिलैक्सेशन होता है, तो ये होता है जेंडर समता होता है। जेंडर में लचीलापन और जेंडर समानता, जब दोनों को समान होगा,
समान रूप से देखा जाएगा। तो इसमें रूढ़िवादिता कही जा रही है ना कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, मतलब लड़कियां नम्र व्यवहार करती हैं। तो ये इसका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। जो विविध शिक्षार्थी मतलब जिसमें अनेक अलग अलग तरह के शिक्षार्थी वाली कक्षा में शैक्षिक जो रणनीतियां वो क्या होनी चाहिए, उचित समावेशन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उचित समावेशन, बच्चे के अनुसार उसमें समावेश किया जाएगा। मानकीकृत मूल्यांकन, ये आपका निगेटिव होता है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये भी आपका नहीं होगा। दृष्टिकोण में अनम्यता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर दृष्टिकोण में नम्यता होता तो करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ अनम्यता लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उचित समावेशन होना चाहिए, है ना। जब अलग अलग शिक्षार्थी अनेक पृष्ठभूमि से आएंगे, जिसमें बच्चा मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली होगा, गिफ्टेड होगा, तो उसमें उचित समावेशन, बच्चे के अकॉर्डिंग उसमें समावेशन, शैक्षिक रणनीतियां होनी चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ये आपको बताना है। देखिए 1000 मॉक टेस्ट लगाने से अच्छा है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तब आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये एकदम 100% सत्य बात है, ठीक है। देखिए सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ये आपको बताएं। मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं कि देखिए हम आपका मूल्यांकन करेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे तब हमें ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं, इनको ये समझ में आ रहा है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं मतलब हमारे जो पढ़ाने की टेक्निक है, रणनीतियाँ हैं, वो अच्छी नहीं है, तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं कि बच्चों को हम ये समझ पाए ना, कहाँ वो समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, उसी के अकॉर्डिंग उसको बताएंगे। देखिए इसमें कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एक ही रणनीति से, इसलिए ये आपका फर्स्ट नहीं होगा। एक ही कहा जाता है, एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है, ये नहीं होगा। सेकंड में कहा जा रहा है यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, ये बात करेक्ट है ना, बदलाव का अवलोकन करता है। मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं ना कि हमको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। ये सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, इसलिए सेकंड आंसर रहेगा। थर्ड में कहा जा रहा है यह बच्चों की व्यक्तिगत और विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता, क्यों भाई? यह शिक्षकों में मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है, केवल मंद बुद्धि को पहचानना है, ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 क्वेश्चन आपके हो गए। टाइम आपका ज़्यादा रहा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि हमारी भी स्पीड एग्जाम में बढ़ सके, ठीक है। देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, 2 क्वेश्चन आपके मूल्यांकन से। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए आपको बताना है। छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। भाई मूल्यांकन इसलिए करेंगे ताकि छात्रों में भय हो जाए, ये बात गलत होगी। हमें ये बेसिक तरीका है कि ऑप्शन में देखना है कि कहाँ बात जो है वो बच्चे के हित में है, जहाँ बाल केंद्र जो एनसीएफ आपका कहता है कि बच्चों के हित में बात होनी चाहिए, जहाँ बच्चा करके सीखे, बच्चे के हित में हो, बच्चों को कहीं भी निगेटिव नहीं लेना। आप गलत हो सकते हो, कहीं बच्चा गलत ना हो, ये सारे ऑप्शन हमें देखने होते हैं। जिसमें बात ये कही जाती है वही इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। देखिए सेकंड में कहा जा रहा है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना। भाई हीनता की भावना आपको नहीं पैदा करनी है, छात्रों के बीच तुलना तो आपको करना ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं, हम आपका मूल्यांकन करते हैं, हमको ये चीज़ें पता चलती हैं, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो हम अपने जो सिखाने का जो हमारा तरीका है वो उसको हम चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आता ही आपका हर बार क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं समावेशी कक्षा से। देखिए समावेशी कक्षा अभिकथन पढ़िएगा, तर्क पढ़िएगा, देखिए क्या सही है क्या गलत है। समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। समावेशी शिक्षा का मतलब ही है इसमें हर टाइप के बच्चे को जो है वो ध्यान में रखा जाता है, मंदबुद्धि वाला, गिफ्टेड बच्चा जो भी होगा, सारे बच्चों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है केवल विशेष, तो ये बात गलत हो जाएगी। तर्क देखिएगा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। इसमें कहा जा रहा है केवल कुछ बाध्यता, मतलब जो बाध्यता वाले शिक्षार्थी हैं उनकी ही जरूरतों को पोषित करना है, तो इसलिए ये भी बात गलत हो जाएगी। समावेशी कक्षा, देखिए नाम ही इसका क्लियर है कि समावेश, आपको हर टाइप के बच्चे को इंक्लूड करना है, बच्चे को ध्यान में रखना है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको सिखाना होता है, ठीक है। यहाँ तक कि हमने आपको एग्जाम्पल लिया हुआ था कि देखिए आपकी नेचर जो है, प्रकृति, अगर बारिश होती है तो सबके ऊपर बारिश पड़नी है ना, ये बात अलग है, आप छाता लेके बैठ जाओ, लेकिन अगर आप
खुले आसमान में हो तो सबके ऊपर बारिश पड़ेगी, धूप लगेगी तो सबको लगेगी। तो जब आपका नेचर जो है वो अलगाव नहीं करता, तब आप अपनी समावेशी जो कक्षा है इसमें आपको हर टाइप के बच्चे को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। इसमें केवल बाधिता और केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों बात गलत है। तो दोनों गलत है, तो इसमें कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है, तो ये आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत है, ये बात फोर्थ में कही जा रही है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए, ये आपको बताना है। वंचित पृष्ठभूमि से जो आ रहा है, ठीक है, इसका समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, सामाजिक हास्यकरण, ये भी नहीं होगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। विभेदित निर्देश, ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहा है उसके समायोजन के लिए हम देखिए, विभेदित निर्देश क्या होता है कि हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें निर्देश देना होता है ना, अलग अलग, डिफ्रेंशिएटेड। तो ये आपका विभेदित निर्देश हो जाता है, उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 देखिएगा, देखिए निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें क्या है, शारीरिक गतिक विकलांगता है, तो मतलब इसको हम व्हील चेयर देंगे, है ना, पहिया कुर्सी देंगे, यही बात इसकी करेक्ट। बड़ी मुद्रा वाली किताबें, ये इसका आंसर नहीं होगा, इसमें शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते हुए बताना है। शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, स्पर्श सामग्री, मतलब स्पर्श सामग्री मतलब उसको यहाँ पे ये थोड़ी ना बताया गया कि उसको दिखाई नहीं देता, उसको दिखाई नहीं देता तो हम स्पर्श सामग्री, जैसे आपकी ब्रेल लिपि होती है, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं की जा रही है। शारीरिक गतिक जिसे विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए हम उसके लिए व्हील चेयर या पहिया कुर्सी देंगे, फर्स्ट इसका आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाना है, डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया से क्वेश्चन आपका हर बार ही पूछा जाता है। देखिए गणितीय उदाहरणों और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। देखिए इसमें गणितीय और गणना से रिलेटेड है, तो इसका आंसर गुणज वैकल्य हो जाएगा, डिसकैलकुलिया इसका आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया मतलब पठन वैकल्य नहीं है, जिसको पढ़ने से प्रॉब्लम है, ये भी नहीं होगा। लेखन, जिसे लिखने में प्रॉब्लम हो, स्वालीनता, ऑटिज्म, ये भी आपका नहीं होगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट, गुणज वैकल्य मतलब डिसकैलकुलिया है। इसे जो मैथ से रिलेटेड होगा, है ना, गणितीय अवधारणा और गणना में जिसको कठिनाई होगी, उसका आंसर होगा गुणज वैकल्य। इंग्लिश में भी जिसे देखिए डिसकैलकुलिया, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिएगा 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, टाइम थोड़ा आपका लगता है 35 मिनट लग जाएगा, क्यों, 27 मिनट आपके हो चुके हैं। देखिए हमको समझाने में टाइम लग सकता है, अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। अभी हमको ही केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना होता, तब हम 15 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको साथ में समझाना होता है। लेकिन आपको जरूर करना है, 20 मिनट में आपकी CDP कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। 15 मिनट में तो हो ही जाती है अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपने पूरी तरीके से CDP पढ़ी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, क्या शामिल है? ये होता है ना, अगर आप 20 मिनट या 15 मिनट में CDP सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास जो टाइम बच रहा है वो आप मैथ में लगा सकते हो, वो आप पैसेज में लगा सकते हो, है ना, जो कि आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में पूछा ही जाना है, पैसेज 15 नंबर का। बताइए रचनात्मक बताना है, ठीक है। जो रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान है, विचारों की अनम्यता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णु, और क्या है, जटिलता के लिए वरीयता और अभिसारी सोच। तो अभिसारी सोच नहीं करेगा, देखिए बहुत सारे लोग आंसर कर देंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है ना, अपसारी और अभिसारी, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, क्योंकि ये रचनात्मक बच्चा है, तो इसके अंदर क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अपसारी सोच होगा, तो ये अलग अलग तरीके से सोच पाएगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। जैसे आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपका एक ही होगा, वो होता है क्या, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। तो रचनात्मक बच्चों के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, इसलिए इसका फोर्थ आंसर नहीं होगा। जटिलता के लिए वरीयता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णु और विचारों की अनियमितता, जटिलता के लिए वरीयता, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है, ये आपको बताना है। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है आपको बताना है। मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है उसमें क्या सम्मिलित है, पुरस्कार और दंड प्रावधान, तो दंड को तो बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगी। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, ये बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अधिगम अर्थपूर्ण
जो है तभी आपका होगा जब बच्चे एक दूसरे से बातचीत करने के हम उन्हें अवसर देंगे, है ना। सीखने के तरीके पर विचार, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बात भी ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन इससे बेहतर है, इसलिए सेकंड इसका आंसर होगा। थर्ड भी बात करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आपको सीटेट में मिलेंगे जिसमें 2 ऑप्शन भी आपको करेक्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन उसमें से जो बेहतर ऑप्शन होता है, करेक्ट होता है, ज़्यादा बेहतर होता है, वही आपका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इसमें कथन और तर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र हो। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण, बाल केंद्रित शिक्षा आपकी ये नहीं होती कि उसका केवल केंद्र जो है वो पाठ्य पुस्तक ही हो, तो ये बात गलत हो जाएगी। बाल केंद्रित के जिसमें बालक करके सीखेगा, है ना, उसके पर्यावरण, उसके पूर्व ज्ञान से सीखेगा, अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके चीजें सीखेगा, ये नहीं केवल पाठ्य पुस्तक से सीखेगा। ये आपके शिक्षार्थी केंद्रित नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। तर्क क्या दिया हुआ है इसके पीछे का, माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए। देखिए, पाठ्य पुस्तक केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होती, पाठ्य पुस्तक नहीं होता। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, जिसमें बच्चा करके सीखे, अपने अनुभव से सीखे, है ना, खोज करके सीखे, अपने दैनिक जीवन से चीजें रिलेट करके सीखे, वो होता है। ये नहीं कि केवल पाठ्य पुस्तक से। तो इसमें कथन और तर्क दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे कि उसमें इसमें कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है, इसमें कहा जा रहा है ए सही है, तो दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है एक सामाजिक रचनात्मक अधिगम कक्षा में अधिगम आपका कैसा होता है, आपको बताना है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होता है, आपको बताना है। बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक उद्दीपन प्रतिक्रिया के सुगम से होता है, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेश की जाती है। आपको बताना है आंसर करिएगा इसका। तो जो सामाजिक रचनात्मक की बात कौन करते हैं, आपके वाइगोत्स्की करते हैं। तो वाइगोत्स्की क्या करते हैं, वाइगोत्स्की ये तो नहीं कहते बच्चे के व्यवहार के स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है अधिगम, ये बात गलत हो जाएगी। ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये इसका आंसर होगा। उद्दीपन तो एकदम गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 6 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। अधिगम के लिए उचित कक्षा का वातावरण होना चाहिए। अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण होना, आधार क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। बताइए क्या आधार होना चाहिए, अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आपको करवाना नहीं है। सहयोगात्मक और सकारात्मक, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन होगा इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है पृथकीकरण, अलगाव तो आपको करना ही नहीं है, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा से कथन और तर्क वाले क्वेश्चन देखिए, जो आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है उसमें भी अभी जो आपका जनवरी 2024 और जुलाई 2024 में एग्जाम हुआ था, वहां भी अभिकथन और कथन से क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, करना जरूर है आपको। देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है, कथन पढ़िएगा, तर्क पढ़िएगा। कथन क्या है, मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। ये बात एकदम करेक्ट है कि जो मध्य विद्यालय मतलब जो 6 to 8 का बच्चा होता है, देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपने सिलेबस भी देखा हुआ तो ये बात नहीं कहिए कि पेपर 1 का अलग सिलेबस है, पेपर 2 का अलग सिलेबस है। पेपर 1 और 2 CGP लैंग्वेज का एकदम सेम सिलेबस है। केवल क्या होता है, ये पेपर 2 का है तो इसमें मध्य विद्यालय कहा गया, अगर पेपर 1 का होता है इसमें प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है कि जो मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें विभिन्न तरीकों के लिए जो है वो तलाश करना, समस्या समाधान कौशल को वो बढ़ावा देगा, है ना। इसका तर्क क्या दिया हुआ है, बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बात दोनों ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कक्षा में प्रश्न मतलब कक्षा में जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिए जाने चाहिए। ये बात गलत हो जाएगी। जहां शिक्षक और छात्र
दोनों क्वेश्चनिंग आपस में करेंगे, उसका जवाब देंगे, वो बात करेक्ट होगी। केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने, इसमें कहा जाता है केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने, इसलिए ये गलत होगा। थर्ड में कहा जा रहा है किसी के भी द्वारा नहीं पूछे जाने, मतलब कोई सवाल ना पूछे कोई जवाब ना दे, है ना, ये बात गलत हो जाएगी। छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए, ये बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों क्वेश्चनिंग करें और उसका आंसर दें। ये नहीं केवल छात्र पूछे केवल शिक्षक पूछे, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपको बताना है। आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये आपको बताना है। आंतरिक अभिप्रेरणा, दो तरह की अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, जब बच्चा सीखने की मतलब खुद से सीखे, अंदर से जब उसका मोटिवेशन हो, तो ये आपका आंतरिक हो जाएगा। लेकिन बाह्य क्या हो जाएगा कि आपको कल मोटरसाइकिल मिलेगी, आप सीटेड पास आउट करिए, तो आप इसलिए स्टेट पास आउट करोगे क्योंकि आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, जहां आप रिवार्ड के लिए, है ना, रिवार्ड्स के लिए काम करोगे, है ना, पनिशमेंट से बचने के लिए। जो आपका जो अभिप्रेरणा है वो बाहर, है ना, बाहरी हो, आंतरिक ना हो, तो वही आपका बाहरी हो जाता है। आंतरिक जब आप खुद से करते हो, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है भौतिक पुरस्कार प्रदान करके, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये बाह्य का है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा, ये भी आपका नहीं होगा। दंड के भय के द्वारा, तो देखिए दंड से बचने के लिए आप सीट पास आउट करोगे, तो ये भी आपका वाय हो जाएगा। लेकिन सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, ये आपके अंदर है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा, इससे बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, दो क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं, ये आपको बताना है। मध्य विद्यालय के छात्र, तो ये आपको ध्यान नहीं देना कि मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, बस आपको स्टूडेंट्स, छात्र को ध्यान में रखना है कि छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, बिल्कुल, है ना, खोज के द्वारा, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, ये भी, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सारी बातें करेक्ट हैं, ज्ञान के निर्माण के लिए और अर्थ निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दो क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को क्या करें और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। किसके रूप में सोचना है, शर्मनाक। देखिए अगर आपको फर्स्ट नहीं आ रहा तो यहाँ से आंसर निकालिए, ये आ रहा है तो यहाँ से आंसर निकालिए, है ना, कोई भी आ रहा है वहां से। देखिए शर्मनाक और अपमानजनक, तो ये तो होगा नहीं, तो इसमें भी शर्मनाक और अपमानजनक है, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, योग्यता को आपको देखिए स्थायी नहीं करना, फिक्स नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी स्थायी है, ये भी नहीं होगा। वृद्धिशील करना है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। वृद्धिशील और असफलता को क्या करना है, सुधार के अवसर देना है। ठीक है, असफलता को सुधार के अवसर, और जो आपकी योग्यता है उसको क्या करना है, वृद्धिशील करना है। ठीक है, ना कि फिक्स्ड करना है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, अकेडमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है, आपको बताना है। सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम या सार्थक अधिगम। तो देखिए इसमें सारी बातें आपको पॉजिटिव लग रही होंगी सिवाय एक के। देखिए सहयोगात्मक शिक्षा, तो ये विफलता के लिए जिम्मेदार तो होगी नहीं। समावेशी कक्षा, ये भी नहीं होगी। लेकिन गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, मतलब ये बात करेक्ट हो जाएगी कि जो बातें अब हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इसमें और कोई टॉपिक पढ़ाने लग जाए आपको,